क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि जिस चीज को तुम सुख समझकर रोज बहा रहे हो, वही चीज धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत को भी बहा रही है? एक पल के लिए ठहरो और अपने दादा परदादा के समय को याद करो। लोग कम बीमार पड़ते थे, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती थी, आवाज में गहराई और वजन था, और उनकी उपस्थिति ही वातावरण बदल देती थी। आज आसपास देखो तो तस्वीर अलग है। नींद की कमी, बेचैनी, ध्यान की कमी, दवाइयों पर निर्भरता और भीतर एक अजीब सा खालीपन। फोन हाथ में है, मनोरंजन अनगिनत है, लेकिन मन फिर भी असंतुष्ट है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे कोई गहरा कारण है। पुराने समय के योद्धा असाधारण शक्ति के प्रतीक थे और साधक महीनों की तपस्या कर लेते थे। वे जिम नहीं जाते थे, आधुनिक सप्लीमेंट नहीं लेते थे, फिर भी उनमें अद्भुत ऊर्जा थी। हमारे पूर्वजों ने उस ऊर्जा को एक शब्द में समेटा था, ओजस। ये कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं, बल्कि आंतरिक जीवन शक्ति का संकेत है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वही शक्ति आज भी हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, लेकिन अंतर इतना है कि आज का मनुष्य उसे संभालने के बजाय क्षणिक सुखों में खो देता है। कुछ मिनटों के आकर्षण के बदले कई दिनों की मानसिक स्थिरता खो दी जाती है। यदि यह कहा जाए कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी जीवन ऊर्जा आपस में जुड़े हैं, तो शायद पहली बार में विश्वास न हो। पर जरा कल्पना करो, हजारों वर्ष पहले हिमालय की किसी शांत गुफा में एक साधक बैठा है। न किताब, न शोर, न भीड़, बस उसकी सांसें और भीतर की खोज। वह बाहर नहीं, भीतर की शक्ति को खोज रहा है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह शरीर केवल मांस मज्जा का ढांचा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यंत्र है जो ऊर्जा को बदल सकता है। लेकिन हर यंत्र को ईंधन चाहिए, और वही ईंधन आज का मनुष्य अनजाने में नष्ट करता जा रहा है। समय के साथ ज्ञान की धारा कमजोर हुई, बाहरी प्रभावों ने आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई, और यह धारणा मजबूत हुई कि संयम पुराना है और भोग ही स्वतंत्रता है। जितना चाहो उतना लो, ये सोच आधुनिक जीवन का मंत्र बन गई। लेकिन परिणाम सामने है। सुविधाएं बढ़ी पर संतोष घटा, साधन बढ़े पर शांति कम हुई। यह विरोधाभास बताता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हमारे ग्रंथों में कहा गया था कि मनुष्य का शरीर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है और उसके केंद्र में चेतना का एक सूर्य जलता है। जब वह प्रज्वलित होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, आकर्षण और स्पष्टता आती है। जब वह मंद पड़ता है तो जीवन बिखरने लगता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह केवल शुरुआत है, एक ऐसी समझ की शुरुआत जो बताती है कि शक्ति बाहर खोजने से नहीं, भीतर संभालने से मिलती है। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की भाषा में, क्योंकि आज का मन तभी संतुष्ट होता है जब उसे तर्क और शोध का सहारा मिले। जब भी मनुष्य किसी तीव्र सुख या उत्तेजना का अनुभव करता है, उसके मस्तिष्क में एक रसायन सक्रिय होता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। यह वही रसायन है जो उपलब्धि, उत्साह और इनाम का अनुभव देता है। सामान्य परिस्थितियों में यह तब निकलता है जब तुम कोई लक्ष्य हासिल करते हो, कठिन काम पूरा करते हो या वास्तव में कुछ अर्जित करते हो। लेकिन जब यही रसायन बिना मेहनत, बिना धैर्य और बिना संघर्ष के बार बार मिलने लगे, तो मस्तिष्क आसान रास्ते का आदी हो जाता है। उसे प्रतीक्षा पसंद नहीं रहती, उसे प्रक्रिया से प्रेम नहीं रहता, उसे सिर्फ परिणाम चाहिए, वह भी तुरंत। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारी प्रेरणा को कमजोर कर देती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम अधूरा छूटता है, व्यायाम टलता रहता है और बड़े सपने भारी लगने लगते हैं। कारण ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम असंतुलित हो चुका है। दिमाग बार बार उसी स्रोत की ओर भागता है जहां उसे तुरंत सुख मिलता है। वास्तविक जीवन की साधारण खुशियां फीकी लगने लगती हैं, क्योंकि वे उतनी तीव्र नहीं होती। यही वह बिंदु है जहां भीतर खालीपन जन्म लेता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है। अब इसे और गहराई से समझो। तुम्हारा मस्तिष्क एक लचीला तंत्र है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जो रास्ते तुम बार बार चुनते हो वही मजबूत होते जाते हैं। अगर तुम धैर्य, अनुशासन और एकाग्रता का अभ्यास करते हो तो वही सर्किट मजबूत होते हैं। लेकिन अगर तुम बार बार त्वरित सुख और उत्तेजना चुनते हो
तो वही न्यूरल पाथवे गहरे हो जाते हैं। धीरे धीरे आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है और इच्छाएं मजबूत हो जाती हैं। यह सिर्फ नैतिक या आध्यात्मिक मुद्दा नहीं, यह तंत्रिका तंत्र का विज्ञान है। नींद का टूटना, ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन, अनावश्यक चिंता, ये सब उसी असंतुलन के लक्षण हो सकते हैं। जब रात देर तक स्क्रीन की रोशनी, उत्तेजक सामग्री और लगातार डोपामाइन स्पाइक्स मिलते हैं तो शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी प्रभावित होती है। हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है, ऊर्जा गिरती है और मानसिक स्पष्टता धुंधली हो जाती है। फिर व्यक्ति समाधान बाहर खोजता है, नई मनोरंजन सामग्री, नई उत्तेजना, नया विचलन, जबकि असली समस्या भीतर के रासायनिक और मानसिक असंतुलन में होती है। प्राचीन साधकों ने इसे ऊर्जा के संरक्षण की भाषा में समझाया था। उनका कहना था कि जीवन शक्ति यदि बार बार क्षणिक इच्छाओं में खर्च की जाए तो ऊंची चेतना के लिए कुछ नहीं बचता। आधुनिक शब्दों में कहें तो जब तुम्हारा ध्यान लगातार उत्तेजना पर अटका रहता है तो गहरी एकाग्रता, रचनात्मकता और संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। और जब संकल्प कमजोर होता है तो व्यक्ति दिशा खो देता है। वह काम तो करता है पर जुनून के बिना। वह जीता तो है पर भीतर से जागा हुआ नहीं होता। यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। सवाल यह नहीं कि इच्छा है या नहीं, इच्छा तो स्वाभाविक है। सवाल यह है कि क्या तुम अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर रहे हो या मस्तिष्क तुम्हें चला रहा है। अगर तुम हर बार तुरंत संतुष्टि चुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति क्षीण होती जाएगी। लेकिन अगर तुम कभी कभी उस आवेग को रोक पाते हो, उसे दिशा देते हो, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे मानसिक दृढ़ता में बदल सकती है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं। आत्मनियंत्रण केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल शक्ति है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। अभी हमने सिर्फ समस्या को समझा है। समाधान और भी गहरा है और वह शुरू होता है जागरूकता से। अब सवाल यह है कि यदि ऊर्जा बिखर रही है तो उसे संभाला कैसे जाए। क्या इसका अर्थ केवल रोक देना है? नहीं, केवल दमन कभी समाधान नहीं होता। ऊर्जा को दबाने से वह खत्म नहीं होती, वह भीतर ही भीतर घूमती रहती है और कभी न कभी विस्फोट बनकर बाहर आती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी या फिर अचानक टूट जाने के रूप में। इसलिए रास्ता रोकने का नहीं, रूपांतरण का है, दिशा बदलने का है। हर सुबह जब तुम जागते हो उस समय तुम्हारा मन अपेक्षाकृत शांत होता है। दुनिया की आवाजें अभी तुम तक नहीं पहुंची होती। वही क्षण सबसे मूल्यवान है। यदि तुम दिन की शुरुआत बिना फोन उठाए, बिना किसी उत्तेजना के, केवल अपनी सांसों को देखते हुए कर सको तो धीरे धीरे तुम्हें अंतर दिखने लगेगा। सीधी रीढ़ के साथ बैठो, आंखें बंद करो और बस श्वास को आते जाते देखो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, केवल साक्षी बनो। शुरुआत में 5 मिनट भी पर्याप्त है। यह अभ्यास छोटा लगेगा पर यही वह दरवाजा है जहां से ऊर्जा का रिसाव रुकना शुरू होता है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तुम्हारे विचार धीमे होने लगते हैं। और याद रखो, हर अनावश्यक विचार भी ऊर्जा खर्च करता है। चिंता, कल्पना, तुलना, भय, ये सब मानसिक ईंधन जलाते रहते हैं। ध्यान उस नल को धीरे धीरे बंद करता है जिससे तुम्हारी शक्ति बाहर बह रही होती है। कुछ दिनों तक शायद कुछ विशेष महसूस न हो, लेकिन भीतर तंत्रिका तंत्र पुनर्गठित हो रहा होता है। धैर्य यहां सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरा कदम है दृष्टि का अनुशासन। जो कुछ तुम देखते हो वह सीधे तुम्हारे अवचेतन में दर्ज होता है। अगर आंखें लगातार उत्तेजक, हिंसक या नकारात्मक सामग्री से भरी रहेंगी तो मन भी वैसा ही बनता जाएगा। इसलिए चयन महत्वपूर्ण है। हर क्लिक से पहले एक पल रुकना सीखो। हर स्क्रॉल से पहले खुद से पूछो, क्या यह मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर। यह छोटा सा ठहराव ही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। शुरुआत में मन विरोध करेगा, वह कहेगा बस एक बार। लेकिन हर बार जब तुम उस आवाज को शांत करोगे तुम्हारी इच्छा शक्ति थोड़ी और मजबूत होगी। तीसरा कदम है शरीर को सक्रिय रखना। ऊर्जा यदि दिशा नहीं पाती तो बेचैनी बन जाती है। व्यायाम, प्राणायाम, तेज चलना, ठंडे पानी से स्नान, ये सब केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। ये ऊर्जा को ऊपर उठाने के तरीके हैं। जब शरीर थकता है
तो मन स्थिर होता है। जब रक्त प्रवाह संतुलित होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं। यह साधारण लगता है, पर निरंतरता ही इसे असाधारण बनाती है। फिर आता है वह चरण जिसे कई लोग फ्लैट लाइन कहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, न कोई विशेष उत्साह, न कोई चमत्कार। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि इसी समय सबसे गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। तुम्हारा मस्तिष्क पुराने पैटर्न छोड़ रहा होता है, नए न्यूरल रास्ते बन रहे होते हैं। यह भीतर की मरम्मत का समय है। इसे सहन करना ही असली तप है। धीरे धीरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। नींद स्वाभाविक होने लगती है, आंखों में स्थिरता आती है, आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगता है। लोग तुम्हारी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। तुम्हें भीतर एक शांत शक्ति का अनुभव होने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि संयम और जागरूकता का परिणाम है। जब ऊर्जा बिखरने के बजाय जमा होने लगती है तो वही ऊर्जा आत्मविश्वास, रचनात्मकता और स्पष्टता में बदलती है। यात्रा सीधी रेखा नहीं है, गिरावट आएगी। कभी कभी पुरानी आदतें फिर खींचेंगी, लेकिन असली शक्ति कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। यदि तुम चलते रहे तो हार नहीं सकते, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे अस्थायी रूप से होता है। और अभी एक अंतिम चरण बाकी है, निर्णय का चरण। अब बात आती है निर्णय की, क्योंकि ज्ञान सुन लेना आसान है, समझ लेना भी आसान है, लेकिन जीवन बदलता है केवल निर्णय से। जब यह विचार समाप्त होगा और तुम अपने दिन में लौटोगे, तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता बहुत परिचित है। तुम सोचोगे कि बातें अच्छी थीं, कभी आजमाएंगे, और फिर जीवन पहले जैसा चलता रहेगा। कुछ दिन बाद यह सब धुंधला पड़ जाएगा। दूसरा रास्ता थोड़ा असहज है। तुम रुककर खुद से ईमानदारी से पूछोगे, मैं कब तक ऐसे ही चलता रहूंगा? क्या मैं सच में अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहता हूं? यही प्रश्न परिवर्तन का आरंभ है। यह मत सोचो कि एक निर्णय लेते ही सब कुछ जादू की तरह बदल जाएगा। जीवन में समस्याएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे। फर्क इतना होगा कि अब तुम प्रतिक्रियात्मक जीवन नहीं, बल्कि सजग जीवन जीने लगोगे। तुम अपने शरीर को केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि एक साधन शक्ति के रूप में देखने लगोगे। जब दृष्टिकोण बदलता है तो व्यवहार धीरे धीरे बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो भाग्य भी बदलने लगता है। याद रखो, यह रास्ता भीड़ का नहीं है। अधिकतर लोग वही करेंगे जो आसान है। वे कहेंगे कि संयम पुराना विचार है, आत्मनियंत्रण बेकार की कठोरता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने ऊपर विजय पा लेते हैं, वही अपने जीवन पर भी विजय पाते हैं। आत्म अनुशासन बाहरी बंधन नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार है। जब तुम अपनी इच्छाओं के दास नहीं रहते, तब तुम सच में स्वतंत्र होते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तुम्हें त्वरित सुख से अधिक स्थायी संतोष आकर्षित करेगा। तुम्हारी बातचीत में गहराई आएगी, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे। तुम परिस्थितियों के पीछे भागने के बजाय उन्हें दिशा देने लगोगे। यही वह बिंदु है जहां ऊर्जा व्यक्तित्व में बदलती है, और व्यक्तित्व प्रभाव में। लोग समझ नहीं पाएंगे कि बदलाव क्या है, पर उन्हें अंतर महसूस होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कभी तुम गिरो तो स्वयं को दोष मत देना। अपराध बोध फिर से उसी चक्र में धकेल देता है। गिरना मानव है, उठना जागरूकता है। हर बार उठना, हर बार फिर से प्रयास करना, यही वास्तविक शक्ति है। समय के साथ यह अभ्यास आदत बनेगा, और आदत चरित्र बनेगी, और चरित्र ही अंततः तुम्हारी पहचान और तुम्हारा भविष्य तय करता है। अब यह तुम पर है। यह यात्रा शब्दों से नहीं, संकल्प से शुरू होती है। जब तुम भीतर ही भीतर यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी ऊर्जा मूल्यवान है, कि तुम्हारा मन और शरीर सम्मान के योग्य है, तभी एक नया अध्याय शुरू होता है। शायद परिवर्तन तुरंत दिखाई न दे, लेकिन एक बीज अवश्य बोया जा चुका होगा। और जब बीज को धैर्य, अनुशासन और जागरूकता का जल मिलता है, तो वह एक दिन वृक्ष बनता है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर क्षमता है रचनात्मकता की, आत्मनियंत्रण की, और अपने जीवन को दिशा देने की। प्रश्न केवल इतना है कि क्या तुम उस क्षमता को जगाना चाहते हो?
निर्णय तुम्हारा है और वही निर्णय तुम्हारी अगली कहानी लिखेगा।